बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ शाहिद अंजम, लेक्चरर स्टैटिस्टिक्स। जी स्टूडेंट, कैसे हैं आप? बेटा जी, हमने ICS पार्ट 2 सेकेंड ईयर की जो ICS की स्टैटिस्टिक्स का इसका चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया हुआ है, सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें हमने पहले इसका इंट्रोडक्शन पहले लेक्चर में, दूसरे में हमने एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग डिज़ाइन और लिमिटेशन ऑफ सैम्पलिंग को स्टडी किया था। आज हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। क्लास है आपकी ICS सेकेंड ईयर, ठीक है। सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स, चैप्टर नंबर है 11 जिसका नाम है सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। टॉपिक जो आज हम पढ़ेंगे बेसिकली वो है टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग डिज़ाइन, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग डिज़ाइन। ये आज का आपका बेसिकली टॉपिक है, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग डिज़ाइन। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग डिज़ाइन को पढ़ने से पहले मैं 2-3 डेफिनेशंस हैं उनको बताना ज़रूरी समझूंगा। जैसे कि सैम्पलिंग यूनिट्स क्या होते हैं। सैम्पलिंग यूनिट्स, sampling unit are those basic units. Sampling units are those basic units, ठीक है। sampling unit are those basic unit of the population, units of the population. Sampling units are those basic units of population in terms of which sample design is planned. सैम्पलिंग यूनिट असल में वो यूनिट्स होते हैं पॉपुलेशन के जिसके अंदर सैम्पलिंग जो प्लान है, सैम्पलिंग डिज़ाइन प्लान किया जाता है, उन यूनिट्स को हम सैम्पलिंग यूनिट्स कहते हैं। द सैम्पलिंग यूनिट मस्ट बी डिस्टिंक्ट एंड एग्जिस्टिव, दे मस्ट मेक अप द होल पॉपुलेशन एंड दे मस्ट नॉट बी ओवरलैपिंग, ये ओवरलैपिंग भी नहीं करते। समटाइम द सैम्पलिंग यूनिट इज़ ओबिवियस एज इन अ पॉपुलेशन ऑफ स्टूडेंट्स और इन अ पॉपुलेशन ऑफ लाइट बल्ब। समटाइम देयर आर चॉइस ऑफ सैम्पलिंग यूनिट. In sampling an agriculture crop, a sampling unit might be a field, a farm or an area of land whose shape and area at our disposal. वो हमारी मर्ज़ी के ऊपर होता है. In sampling a human population, the unit might be an individual person. Sampling unit एक individual person हो सकता है, एक group of person हो सकता है, the whole household or all persons living in a block. ये सारे के सारे sampling unit हो सकते हैं। इसके बाद है सैम्पलिंग फ्रेम। जी, सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है हमारे पास? अ सैम्पलिंग फ्रेम इज अ कंप्लीट लिस्ट ए सैम्पलिंग फ्रेम is a complete list of a sampling frame is a complete list of the sampling units
सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है कि सैम्पलिंग यूनिट्स की जो मुकम्मल एक लिस्ट आपके पास होती है वो सैम्पलिंग फ्रेम कहलाता है। फॉर एग्जांपल मैं डाटा लेना चाहता हूँ मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स से जो बीएस कर रहे हैं 5th सेमेस्टर में, ठीक है, बीएस 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का मैं डाटा लेना चाहता हूँ कि वो चले 6th सेमेस्टर को लगा लें कि क्या वो रिसर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो मेरे कॉलेज की पॉपुलेशन में जो उनकी लिस्ट है जिन बच्चों का सीजीपीए इतना है कि वो जो है ना रिसर्च कर सकते हैं, उन मुकम्मल की लिस्ट जो होगी वो मेरे पास सैम्पलिंग फ्रेम होगा। और सैम्पलिंग यूनिट क्या है, वो मुकम्मल के मुकम्मल जितने भी बच्चे हैं जिनमें से मैंने सैंपल लेने हैं, जो 5th सेमेस्टर बीएस कर रहे हैं मेरे कॉलेज में, 6th सेमेस्टर कर रहे हैं बीएस मेरे कॉलेज में से, उनका जो मुकम्मल लिस्ट है वो सैम्पलिंग यूनिट, वो जो सैम्पलिंग है वो जो बच्चे हैं वो सैम्पलिंग यूनिट्स हैं, और उन सैम्पलिंग यूनिट्स की जो मुकम्मल लिस्ट मेरे पास मौजूद है वो सैम्पलिंग फ्रेम होगा। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग डिज़ाइन जो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है। ये दो डेफिनेशन थी जो आपको इससे पहले पता होना ज़रूरी थी सैम्पलिंग की डिज़ाइन की टाइप्स पढ़ने से पहले, कि सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है और सैम्पलिंग डिज़ाइन क्या होता है। ठीक है जी। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। मीनिंगफुलनेस ऑफ एस्टिमेट्स obtained from a sample depends upon the method of selecting a sample. Broadly speaking, there are two different types of sampling. Number one, non-probability sampling, और नंबर 2 है probability sampling। ठीक है, दो तरह की बेसिकली सैम्पलिंग होती है, सैम्पलिंग स्कीम्स होती हैं, सैम्पलिंग डिज़ाइन होते हैं जिसके ज़रिए हम सैम्पलिंग करते हैं। इसको एक को कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दूसरे को कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अच्छा, हमारा जो कंसर्न होगा ना इसमें ज़्यादा फोकस वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की तरफ होगा, लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी आपने पढ़ना है कि वो क्या होते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इनमें से जो पहले है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, उसको हम स्टडी करते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर हम कोई जो मेथड इस्तेमाल करेंगे वो प्रोबेबिलिटी का, चांस का मेथड नहीं होगा, वो नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड होगा। ए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज़ अ प्रोसीजर, ए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज़ अ प्रोसीजर a non-probability sampling is a procedure. A non-probability sampling is a procedure in which we cannot assign, we cannot assign to an element of population, to an element of population। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ऐसा प्रोबेबिलिटी डिज़ाइन जिसमें पॉपुलेशन के अंदर सेलेक्ट होने का चांस हर रिस्पोंडेंट के पास इक्वल नहीं रहता, वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। अगर आप इक्वल चांस दे रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। जैसे देखो, पर्सनल जजमेंट है कि मैं हर 5 नंबर के बाद पहले रोल नंबर को उठाया, उसके बाद अगले 5 छोड़ के छठे रोल नंबर को सैंपल का हिस्सा बनाता हूँ, उसके बाद अगले 5 छोड़ के फिर मैं नेक्स्ट 6 वाला जो होगा उसको सैंपल का इसका हिस्सा बनाऊंगा। तो इस तरह से मैं क्या कर रहा हूँ, जो बीच में 5 रोल नंबर आने वाले हैं 1 के बाद जो 5 हैं उनको मैं चांस नहीं दे रहा, इक्वल चांस नहीं दे रहा, तो ऐसी सैम्पलिंग को मैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का नाम दूंगा। ठीक है, देखिएगा, एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग इंक्लूडेड इन द सैंपल, वी कैन नॉट असाइन टू एन एलिमेंट of population
the probability of its being included in the sample ठीक है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम तमाम एलिमेंट्स को इक्वल चांस नहीं दे रहे होते कि वो सैंपल का हिस्सा बने, तो ऐसी सैम्पलिंग को, ऐसे जिसमें हम इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन रिस्पोंडेंट को नहीं देंगे, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहलाएगी। We often make inference about the population from arbitrary and informal samples. A wheat dealer from his opinion, एक गंदम फरोख्त जो है उसका एक ये ओपिनियन है अपना अबाउट ए सैकफुल ऑफ व्हीट बाय एग्जामिनिंग जस्ट अ फ्यू ग्रेन्स, थोड़े से दाने लेके वो उसको जज कर लेते हैं। टू से अबाउट द क्वालिटी ऑफ राइस कुकड, हम उसके बारे में वो पहले से बताते थे जो पकाने वाले चावल हैं। इन द बिग पॉट द कुक टेक्स ओनली अ स्पून ऑफ द राइस टू टेस्ट द डिसाइड टू इट्स क्वालिटी ऑफ कुकिंग, तो जो कुक होता है वो पकाता है, तो पकाने के बाद वो जस्ट एक स्पून से उसकी क्वालिटी को बता सकता है। सच आर्बिट्री सिलेक्शन आर फ्रीक्वेंटली मेड इन रिसर्च इन बायोलॉजिकल एंड फिजिकल साइंसेज, तो ये जस्ट बायोलॉजिकल और फिजिकल साइंसेज के अंदर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को यूज़ किया जाता है, जिसमें मुकम्मल चांस नहीं दिया जाता। ठीक है, अब बात करते हैं इसके दूसरे हिस्से की, जो कि हमारा मेन कंसर्न भी है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। पहली टाइप्स को हमने स्टडी कर लिया, अब दूसरी टाइप को हम डिटेल से स्टडी करेंगे, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सैम्पलिंग डिज़ाइन की दूसरी टाइप, दूसरी तकनीक जिसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इसमें चांस ऑफ सिलेक्शन इक्वल होते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि मैंने एक क्लास में से, जिसमें टोटल 50 स्टूडेंट हैं, लेट्स सपोज सेकेंड ईयर की क्लास है, उसमें टोटल 50 स्टूडेंट मेरे पास बैठे हुए हैं। मैंने एक क्रिकेट की टीम सेलेक्ट करनी है, वो सारे के सारे बच्चे जो हैं, वो स्टूडेंट्स जो है वो विलिंग है क्रिकेट टीम का हिस्सा बनने के लिए। मैं क्या करता हूँ, उन सभी बच्चों के नाम एक एक पेज के ऊपर लिखता हूँ, उस पेज को मैं फोल्ड करके एक डिब्बे में डाल देता हूँ, और किसी दूसरी क्लास के बच्चे को बुलाता हूँ, उसको कहता हूँ कि इसमें से 11 जो पेपर्स हैं वो निकाल दो मुझे। वो एक पेपर निकालता है, मैं पहले बच्चे का नाम पढ़ता हूँ। अब मैंने जब दूसरा पेपर निकालना है, तो उसके लिए पहला भी जब मैंने निकाला, तो जितने 50 के 50 स्टूडेंट हैं उनके लिए चांस है कि वो पॉपुलेशन का हिस्सा बन सकते हैं। उस बच्चे के हाथ में उनमें से किसी एक का भी नाम आ सकता है। ठीक है, फिर दूसरा निकाला, तीसरा निकाला, एंड सो ऑन। इस तरह से मैं अगर 11 स्टूडेंट की सिलेक्शन करता हूँ क्रिकेट टीम के लिए, तो ये मेरे पास जो सैम्पलिंग प्लान है ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, क्योंकि इसमें मैंने चांस ऑफ सिलेक्शन सभी बच्चों को एक जितना दिया कि सभी बच्चों के नाम मैंने पर्चियों के ऊपर लिख के डाले, उनमें से कोई भी सिलेक्ट होके आ सकते हैं, सभी के पास इक्वल चांस है, किसी का भी नाम उस बॉक्स में से निकल सकते हैं और वो आपके सैंपल का हिस्सा बन सकता है। तो इस तरह की सैम्पलिंग को हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं, जिसमें चांस ऑफ सिलेक्शन इक्वल होते हैं, और जिसमें चांस ऑफ सिलेक्शन इक्वल ना हो उसको हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। तो आइए हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और इसकी डेफिनेशन की। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज अ प्रोसीजर A probability sampling is a procedure in which a probability sampling एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें the sample is selected in such a way in which the sample is selected in such a way, जिसमें
एक सैंपल को इस तरह से सिलेक्ट किया जाता है कि that every element of the population has where that every element of the population कि पॉपुलेशन का जो हर एलिमेंट होता है every element of the population has a known non-zero has a known non-zero not necessarily ये necessarily नहीं है, not necessarily equal probability of being included in the sample ठीक है। ये होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के जिसमें ऑल रिस्पोंडेंट के पास चांस ऑफ सिलेक्शन बीइंग सैंपल का हिस्सा बनने का जो चांस है वो इक्वल होता है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इसको कहते हैं। द एडवांटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज़ डैट इसका एडवांटेज हमें ये होता है कि इट प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ प्रिसीजन ऑफ द एस्टिमेट कि इससे हम मेजर ऑफ प्रिसीजन जो है ना एस्टिमेट को उसको स्टडी कर सकते हैं। द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ द रैंडम सैंपल इज़ डैट पर्सनल फैक्टर इज़ एलिमिनेटेड इन द सिलेक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेटर के जो इन्वेस्टिगेटर होता है उसकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट इसमें से माइनस हो जाती है। डज नॉट एक्सरसाइज हिज डायरेक्शन इन द चॉइस ऑफ एटम्स तो वो एटम की सैंपल की सिलेक्शन में अपनी चॉइस को बीच में नहीं ला सकता। नो फैक्टर अदर देन चांस इफेक्ट द लाइकलीहुड ऑफ द आइटम बी इंक्लूडेड इन द एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द सैंपल ए रैंडम सैंपल में बी टेकन विद और विदाउट रिप्लेसमेंट। अब सैंपल दो तरह से लिया जा सकता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। अब ये कौन सी दो टर्म है, विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। आइए मैं इसको पहले आपको समझाता हूँ फिर हम इनकी डेफिनेशन को भी लिखते हैं। पहले बात करते हैं सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट की, ठीक है। इसको ज़रा इस एग्जांपल से समझिएगा। दोनों जो फिनोमिनाज हैं, दोनों जो आपकी टर्म्स हैं, मैं उनको एक ही एग्जांपल के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करने लगा हूँ। तो आप ज़रा इनको समझें कि ये सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट और सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होती है। देखें, ये मेरे पास एक पॉपुलेशन है, एक बैग है, इसके अंदर जो ना कुछ बॉल्स हैं, 4 रेड बॉल्स हैं, 3 वाइट बॉल्स हैं और 3 ही मेरे पास ग्रीन बॉल्स हैं। अब मैंने क्या करना है, इसमें से एक बॉल को निकालना है। मैंने एक बॉल बैग के अंदर हाथ डाला, एक बॉल निकाला, वो रेड में से भी हो सकता है, वो वाइट में से भी हो सकता है, वो ग्रीन में से भी हो सकता है। जब मैंने एक बॉल निकाला, इस बॉल को मैंने लेट्स सपोज ये फर्स्ट रेड बॉल था, दोबारा इस बैग के अंदर डाल दिया और फिर दूसरा सैंपल निकाला। हो सकता है दोबारा से यही बॉल मेरे हाथ में आ जाए, ठीक है। कि मैंने क्या किया, इन 10 बॉल में से एक बॉल बैग के अंदर हाथ डाला, देखे बगैर निकाला, वो पहला बॉल निकला, वो रेड था। अब मैंने उस बॉल को दोबारा बैग के अंदर रिप्लेस कर दिया, रख दिया दोबारा बैग के अंदर। अब मैंने जब दोबारा उसको बैग के अंदर रखा है तो जब मैं दोबारा दूसरा सैंपल लेने लगा हूँ, हो सकता है वही बॉल जो पहली दफ़ा मेरी सिलेक्शन में आया था दोबारा से वही बॉल आ गया, वो रेड बॉल ही था, उसका नंबर भी एक ही था।
ठीक है। तो इस तरह की सैम्पलिंग जो होती है इसको कहते हैं सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, कि मैंने उस बाल को निकाल के चेक किया, फिर दोबारा उसकी जगह पर रिप्लेस करके फिर सिलेक्शन की। इस तरह से मेरे पास एक जो रिस्पोंडेंट है वो एक से ज़्यादा दफ़ा सिलेक्ट हो सकता है सैम्पल का हिस्सा, ठीक है। इसको कहते हैं सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। लेकिन अगर मैं अब ऐसा नहीं करता, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने इन्हीं में से ना एक बाल निकाल दिया, इस बैग में से मैंने बाल निकाला, वो पहला बाल रेड बाल निकला, ठीक है, 10 में से निकालना तो रेड बाल निकला। अब मैंने जब दोबारा निकालना है, अब इसके अंदर 9 बाल रह चुके हैं क्योंकि एक रेड माइनस हो गया। दोबारा जब मैं बाल निकालूंगा तो वो 9 में से आएगा और वो ये वाला बाल दोबारा नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि अब मैंने इसको दोबारा बैग के अंदर नहीं रखा, मैंने इसको निकाले, इसका नंबर नोट किया, इसको अलग रख दिया। अब बैग में जो रिमेनिंग बाल है वो 9 रह गए, ठीक है। अब जो मेरी दोबारा सिलेक्शन होगी, जब मैं दूसरा बाल निकालूंगा वो आउट ऑफ 10 नहीं है बल्कि आउट ऑफ 9 है। तो इस तरह की जो सैम्पलिंग होती है इसको सैम्पलिंग विद आउट रिप्लेसमेंट कहते हैं, जिसमें आपकी पॉपुलेशन रिड्यूस होती जाती है, कम होती जाती है। आप एक सैंपल को ड्रा करने के बाद दोबारा ड्रा नहीं कर सकते। अब मैंने जो रेड बाल पहला निकाल लिया है, अब ये कोई चांस नहीं है कि दोबारा मेरे हाथ में लगे। क्यों? क्योंकि मैंने इसको उसकी जगह पर रिप्लेस नहीं करना। तो ऐसी सैम्पलिंग को सैम्पलिंग विद आउट रिप्लेसमेंट कहते हैं। आइए अब हम इनकी डेफिनेशंस को प्रॉपर तरीके के साथ स्टडी करते हैं, लिखते हैं क्या डेफिनेशंस हैं, मैथमेटिकली और स्टैटिस्टिकली इनको हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। विद एंड विद आउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग को हम स्टडी कर रहे हैं, और ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर हम पढ़ेंगे सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट एंड सैम्पलिंग विद आउट रिप्लेसमेंट। इन फिनोमिनास को समझें, फिर हम सैम्पलिंग की तकनीक्स की तरफ आ जाएंगे, जिसमें हमने सैम्पल ड्रा करना है और सैम्पल से सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को हमने प्रूव करना है कि वो पैरामीटर की इक्वल आती है या नहीं, ठीक है। रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट ये कैसे होती है? सैम्पलिंग इज सेड टू बी विद रिप्लेसमेंट, sampling is said to be with replacement। हम कहेंगे कि सैम्पलिंग जो है वो विद रिप्लेसमेंट है। सैम्पलिंग इज said to be with replacement from a population, from a पॉपुलेशन। वो पॉपुलेशन आपकी फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है, ठीक है। फाइनाइट और इनफाइनाइट पॉपुलेशन आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। व्हेन द यूनिट सेलेक्टेड एट रैंडम इज रिटर्न, व्हेन द यूनिट selected at random is returned when the unit selected at random is returned to the population before the next unit is drawn। नया यूनिट ड्रा करने से पहले अगर हम पॉपुलेशन के अंदर उस यूनिट को दोबारा से रख देते हैं तो ऐसी सैम्पलिंग को हम
प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट या रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट कहते हैं। द फॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ द सैम्पलिंग मेथड इज एज फॉलो। The formal description of the sampling method is as follow. नंबर 1 इसको मैं रेज कर लेता हूँ। इसके 3 डिस्क्रिप्शन है वो हम लिखते हैं। फिर हम सैम्पलिंग विद आउट रिप्लेसमेंट को भी डिफाइन करेंगे इसी तरह। वो कौन सा डिस्क्रिप्शन है, अब हम इनकी बात करते हैं। 3 डिस्क्रिप्शन है। नंबर 1, an object is selected from the population an object is selected from the population in a way that किसी ऑब्जेक्ट को इस तरह से पॉपुलेशन से सिलेक्ट किया जाता है कि an object is selected from the population in a way that gives all objects in the population an equal chance, all objects in the population an equal chance of being selected नंबर 2 इसमें पहले में क्या कह रहे हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन, जो भी ऑब्जेक्ट किसी पॉपुलेशन से सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है, इन अ वे डेट वो इस तरह से किया जाएगा कि गिव्स ऑल ऑब्जेक्ट के तमाम ऑब्जेक्ट को मिलेगा इन द पॉपुलेशन में एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, कि वो पॉपुलेशन के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको सैंपल में सिलेक्ट होने का चांस इक्वल प्रोवाइड होगा, इक्वल मिलेगा। नंबर 2, द कैरेक्टरिस्टिक लेवल ऑफ द ऑब्जेक्ट the characteristic level of the object selected is observed and the object is returned and the object is returned to the population prior to next
ऑब्जेक्ट इज सेलेक्टिंग। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने से पहले जो पहला आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है उसको आपने ऑब्जर्व किया और दोबारा पॉपुलेशन के अंदर रखना पड़ेगा आपको। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना कि मैंने एक बाल निकाला बैग में से, उसका कलर, उसका नंबर नोट किया, नोट करने के बाद मैंने उसको ऑब्जर्व करने के बाद दोबारा पॉपुलेशन में दोबारा उसी बैग के अंदर रखा और फिर दोबारा से मैंने एक सैंपल निकाला। तो ये वही है कि कैरेक्टरिस्टिक्स लेवल में ना आप क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, उसको ऑब्जर्व किया और दोबारा उसको रिटर्न किया पॉपुलेशन के अंदर नया सैंपल उठाने से पहले, ड्रा करने से पहले, सिलेक्ट करने से पहले। नंबर 3, फॉर ए सैंपल ऑफ साइज n for a sample of size n, step 1 and 2 are performed n times आपने क्या किया कि n सैंपल साइज n है तो सैंपल 1 और 2 आपने n टाइम जो है ना वो क्या किया, परफॉर्म किया। उसके बाद यही था इसका जो है थर्ड स्टेप कि आपने अगर n सैंपल लेने हैं तो n टाइम परफॉर्म करना पड़ेगा। n मतलब मैंने अगर 30 सैंपल लेना तो मुझे 30 टाइम इस प्रोसीजर को स्टेप 1 और स्टेप 2 को परफॉर्म करने पड़ेगा। ये था रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। दस द नंबर ऑफ यूनिट अवेलेबल फॉर फ्यूचर ड्राइविंग इज नॉट इफेक्टेड, द पॉपुलेशन रिमेन द सेम एंड द सैम्पलिंग यूनिट माइट बी सिलेक्टेड मोर दैन वन। कि सैम्पलिंग यूनिट जो होता है ना वो एक से ज़्यादा दफ़ा सेलेक्ट हो सकता है। जैसे मैंने आपको पहली एग्जांपल में बताया था कि मेरे पास रेड कलर का बाल आया, उसका नंबर था 1। जब मैं दूसरा बाल सेलेक्ट करता हूँ हो सकता है वही रेड कलर का बाल मेरे हाथ में आ जाए जिसका नंबर 1 था। तो इस तरह से वो जो रेड नंबर 1 बाल है वो मेरे पास सिलेक्ट एक से ज़्यादा दफ़ा हो सकते हैं, ठीक है ना, एक से ज़्यादा दफ़ा वो सिलेक्ट हो के आ सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट की, और इसके भी 3 जो है ना हम पढ़ेंगे फॉर्मल डिस्क्रिप्शंस। रैंडम सैम्पलिंग विद आउट रिप्लेसमेंट, ये विद रिप्लेसमेंट था, अब विद आउट रिप्लेसमेंट। रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, इसकी मैंने एग्जांपल आपको दी है कि अगर मैं एक बैग में जिसमें 10 बाल हैं उसमें से एक बाल सेलेक्ट करता हूँ, उसको ऑब्जर्व करता हूँ, उसको मैं दोबारा पॉपुलेशन का हिस्सा नहीं बनाता, अब मेरे पास रिमेनिंग जो पॉपुलेशन है वो रिड्यूस होती जाएगी, तो मैं बाल सेलेक्ट करता जाता हूँ। इस तरह से मेरे पास कोई भी एक बाल मोर देन 1 टाइम सैंपल का हिस्सा नहीं बनेगा। ऐसी जो सैम्पलिंग है इसको सैम्पलिंग विद आउट रिप्लेसमेंट कहते हैं। आइए हम इसको पढ़ते हैं, लिखते हैं। Sampling is said to be with replacement. Sampling is said to be with replacement without sampling is said to be without replacement when the sampling unit selected sampling is said to be without replacement when the sampling unit selected, जब हम
सिलेक्टेड जो सैम्पलिंग यूनिट्स हैं उनको किस तरह से लेंगे? एट रैंडम इज़ नॉट रिटर्न, selected at random is not returned to the population अगर हमने जो सैम्पलिंग यूनिट सिलेक्ट किया उसको दोबारा पॉपुलेशन का हिस्सा नहीं बनाते तो हमारी सैम्पलिंग क्या होगी? विद आउट रिप्लेसमेंट बिफोर द नेक्स्ट यूनिट, बिफोर द नेक्स्ट यूनिट इज सिलेक्टेड। दूसरा यूनिट, अगला यूनिट सिलेक्ट करने से पहले अगर हम पहले सिलेक्टेड यूनिट को सैंपल पॉपुलेशन का दोबारा हिस्सा नहीं बनाते, हम पॉपुलेशन में दोबारा इंक्लूड नहीं करते, तो हमारी ऐसी सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट कहलाती है। ठीक है। द फॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ द सैम्पलिंग मेथड इज एज फॉलो। वो ये भी 3 स्टेप्स हैं, हम इनको लिखते हैं, इसको रेज कर देता हूँ मैं। अब आपको समझ आ गया कि सैम्पलिंग विदाउट प्लेसमेंट में क्या होता है कि हम जब एक सैम्पलिंग यूनिट को पॉपुलेशन से सिलेक्ट कर लेते हैं और दूसरा यूनिट सेलेक्ट करने से पहले हम उसको सैम्पलिंग पॉपुलेशन का दोबारा अगर हिस्सा नहीं बनाते उस यूनिट को, तो हमारे पास जो सैम्पलिंग होगी वो विद आउट रिप्लेसमेंट होगी। नंबर 1, द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन इन अ वे, the first object is selected from the population in a way पॉपुलेशन इन अ वे, पहला सैंपल जो वो इस तरह से पहला ऑब्जेक्ट पॉपुलेशन में से सेलेक्ट किया जाएगा कि इन द वे डैट गिव्स ऑल ऑब्जेक्ट्स के जितने भी तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स हैं उनको दिया जाएगा in the population and equal chance objects in the population and equal chance, तो उनको चांस तो इक्वल मिलेगा सिलेक्ट होने का, चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। नंबर 2, पहला यूनिट हमने इसी तरह से करना है जिस तरह से सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट में करते हैं कि पहला यूनिट ड्रा कर लेना, सेम उसी मेथड से। दूसरे में क्या करना है आपने? द कैरेक्टरिस्टिक लेवल ऑफ द ऑब्जेक्ट the characteristics level of the object selected is observed, हमने उसका लेवल ऑब्जर्व किया। ठीक है, उसका जैसे मैंने बाल की एग्जांपल दी थी, बाल का कलर देखा, उसका नंबर देखा, उसको ऑब्जर्व किया। बट द ऑब्जेक्ट इज नॉट रिटर्न्ड टू द पॉपुलेशन, बट the object not returned
इन द पॉपुलेशन, तो हमने क्या किया है कि उस ऑब्जेक्ट को दोबारा पॉपुलेशन का हिस्सा नहीं बनाया। नंबर 3, तीसरे स्टेप में क्या करना है, एन ऑब्जेक्ट इज सिलेक्टेड फ्रॉम द रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स इन द पॉपुलेशन इन अ वे दैट एन ऑब्जेक्ट इज selected from the population from the remaining population, sorry, from the remaining population। आपने क्या किया, एन ऑब्जेक्ट इज सिलेक्टेड फ्रॉम द रिमेनिंग पॉपुलेशन in a way that gives gives all remaining objects in the population an equal chance of being selected। तो आपने क्या करना है कि जो बाकी रिमेनिंग आपके पास पॉपुलेशन रह जाएगी उसको सारी की सारी पॉपुलेशन के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन देना है कि वो इक्वली पॉपुलेशन का हिस्सा बने, उनको चांस ऑफ सिलेक्शन जो है ना सैंपल का एक जितना मिले। यह तीसरा जो पॉइंट है, फाइनल डिस्क्रिप्शन है इसकी। तो 10 द नंबर ऑफ यूनिट, उसके बाद क्या करना है आपने, ये था नंबर 3, इक्वल चांस ऑफ सिलेक्टेड, एंड स्टेप 2 इज रिपीटेड फॉर सैंपल ऑफ साइज n, स्टेप 3 इज परफॉर्म्ड n-1 टाइम। स्टेप 3 जो है ना वो n-1 टाइम ही किया जाएगा क्योंकि एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी आप निकाल चुके होंगे और पॉपुलेशन रिड्यूस होती जाएगी। तो ये था बेटा जी। उसके बाद है 10 द नंबर ऑफ यूनिट रिमेनिंग आफ्टर ईच ड्राइविंग विल बी रिड्यूस बाय 1। इन दिस केस द सैम्पलिंग यूनिट सिलेक्टेड 1 कैन नॉट बी सिलेक्टेड अगेन फॉर द सैम्पल बिकॉज द सिलेक्टेड यूनिट इज़ नॉट रिप्लेस्ड। कि जो हमने एक दफ़ा सैम्पल को सिलेक्ट कर लिया उसको हम पॉपुलेशन में रिटर्न नहीं था किया, इस वजह से हमारा जो एक दफ़ा सैम्पल सिलेक्ट हो जाता है वो दूसरी दफ़ा सिलेक्ट नहीं हो सकता। ये था सैम्पलिंग विद आउट रिप्लेसमेंट। देखिए पहला पॉइंट इसमें यह है कि आपने पहला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जिस तरह से आप सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट में करते हैं कि एक आपने ऑब्जेक्ट एक सैंपल उठाया, उसको ऑब्ज़र्व किया और फिर उसको आपने दूसरी दफ़ा जब दूसरा सैंपल उठाना है तो उस सैंपल को जो पहले आपने ऑब्ज़र्व किया, नोट किया, उसको पॉपुलेशन का दोबारा हिस्सा नहीं बनाना, उसको आपने बाहर रख देना और जो बाकी रिमेनिंग सैंपल्स, रिमेनिंग पॉपुलेशन के करैक्टरिस्टिक्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको इक्वल चांस देना कि उनमें से कोई सा भी सिलेक्ट होके आ जाए। इस तरह से आपके पास क्या होगा कि जो आपने एक दफ़ा सैंपल सेलेक्ट कर लिया वो दूसरी दफ़ा सैंपल का हिस्सा या पॉपुलेशन का हिस्सा नहीं बनेगा। इस तरह से आपके पास हर दफ़ा जो है ना वो जो सैम्पलिंग पॉपुलेशन के जो यूनिट्स है वो डिक्रीज़ होते जाएंगे बाय 1 करके अगर आप सैंपल ले रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो सैंपल आएंगे वो एक सैंपल एक दफ़ा ही सिलेक्ट होगा, दूसरी दफ़ा सिलेक्ट नहीं हो सकता। तो ये तो बेटा जी बेसिकली आज आपने जो पढ़ा है टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग डिज़ाइन, जो आपका टॉपिक था जिसमें आपने नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पढ़ा और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पढ़ा। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमने उसके दो मेथड को स्टडी किया जिसमें पहला मेथड था रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट और दूसरा है रैंडम सैम्पलिंग विद आउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट में आपको पता है कि आप एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद दोबारा पॉपुलेशन का हिस्सा बनाते हैं और वो ऑब्जेक्ट दोबारा आपके सैंपल का हिस्सा भी बन सकता है। लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट में आप एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद दोबारा पॉपुलेशन का हिस्सा नहीं बनाते, तो इसलिए वो ऑब्जेक्ट आपका दोबारा सैंपल का हिस्सा भी नहीं बन सकता। विद रिप्लेसमेंट में आपके पास सैंपल जो पॉपुलेशन है वो कंप्लीट रहती है, उसमें पॉपुलेशन का साइज़ डिक्रीज़ नहीं होता। विदाउट रिप्लेसमेंट में आपकी पॉपुलेशन 1 by 1 डिक्रीज़ होती जाती है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली बेटा जी ये था आज का आपका टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा।
ओके जी, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।